हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज ऑल्टरनेटिंग करंट का सेकेंड वीडियो लेक्चर जिसमें हम सर्किट्स पढ़ेंगे। मैंने जो पहला वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना सिखाया था। जो दूसरा वीडियो लेक्चर बनाया था वो इसी पे बेस्ड था। मैंने रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ससेप्टेंस, कंडक्टेंस ये सारे टर्म बताए थे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज और फेजर डायग्राम, इस पे ही वीडियो बनाया था अकेला, ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं सभी चीज़ों को यूज करके सर्किट्स पढ़ेंगे। तो जिन्होंने सर्किट्स पढ़ना है वो पिछला जो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सेकेंड वीडियो लेक्चर है वो डेफिनेटली देख लें, क्योंकि सारा कुछ बेसिक्स वहीं पर समझाया हुआ है। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर आज यूज में लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो सर्किट्स पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ लिखना शुरू कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था पहले वीडियो लेक्चर में कि ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर एकदम स्मूथ है, राइट फ्रॉम वन डे। मतलब पहला वीडियो लेक्चर आपको पता है तो दूसरे में दिक्कत नहीं आएगी, दूसरा आपने ढंग से पढ़ा तो तीसरे में दिक्कत नहीं आएगी, तीसरा समझ लिया तो चौथे में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखने वाली बात है। और आपने डायरेक्ट चौथा पढ़ा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये है क्या हो रहा है। इसलिए सीक्वेंस में ही आपको सारी वीडियोज देखने हैं। तो चलिए आज हम सर्किट्स पढ़ने जा रहे हैं, एसी सर्किट्स। आज हमारा काम है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स हम पढ़ेंगे। बहुत सारे एसी सर्किट्स हैं। तो आज हम पहला सर्किट ले रहे हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब सर्किट में सिर्फ क्या लगा है, रेजिस्टेंस। देखिए जितने भी सर्किट्स हैं अभी तो हम सिंगल कंपोनेंट वाले पढ़ेंगे, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव। फिर इन्हीं के रिजल्ट्स हम वहां पर जब हम एलआर पढ़ेंगे, सीआर पढ़ेंगे, एलसीआर पढ़ेंगे सर्किट्स, तब हम यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि हमारा जो एसी सोर्स है उससे क्या लगा है, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है ना। तो चलिए ये रेजिस्टेंस है, इट इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स। ये एसी का सिंबल है, ये एसी सोर्स का सिंबल है। एक बार लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखा जाएगा। इसकी इक्वेशन हम फिक्स कर रहे हैं। देखिए मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ही चलना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो एसी सोर्स है इसकी इक्वेशन हमने फिक्स कर दी, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, ये फिक्स है। वोल्टेज की इक्वेशन फिक्स है। अब करंट किसी में तो लीड करेगी, किसी में लैग करेगी, किसी में साथ चलेगी। जैसे हमने पिछला वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने दो इक्वेशन ली थी करंट और वोल्टेज की। तो किसी में करंट आगे थी, किसी में करंट पीछे। उसका कारण ये है कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होता है, हम आपको बता ही देते हैं, तो जब हम रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है ना, तो जीरो से मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम से जीरो करंट होने में कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब सर्किट में कैपेसिटर या इंडक्टर लगा होता है तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं या जो भी पोजीशन है करंट की, तो करंट एकदम मैक्सिमम नहीं होती है। जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो आने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है ना। चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो इंडक्टर हो। आपने पढ़ा भी होगा इनको, ऐसी करंट्स को क्या नाम देते हैं, ट्रांजिएंट करंट, जो जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो होने में कुछ टाइम लेती हैं। ग्रोथ होती करंट की, डीके होती है करंट का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल डीके। तो इसका मतलब ग्रोथ का मतलब है धीरे धीरे बढ़ना। ऐसा नहीं डॉट लगाई, जैसे सर्किट में जब रेजिस्टेंस लगा होता है, ओम्स लॉ करते हैं प्रैक्टिकल, डॉट लगाते हैं, जितनी भी करंट है अमीटर बता देता है। ऐसा नहीं धीरे धीरे अमीटर ऐसे जाता हो, नहीं। फिर आपने डॉट निकाली तुरंत अमीटर जीरो हो गया। तो जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो होने में कोई टाइम नहीं लगता। किस केस में, जब सर्किट में क्या लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो। तो चलिए फिलहाल हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, क्यों, रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो a pure resistance R is connected to the AC source whose equation is given as E is equal to E naught sin omega t, ये फिक्स है।
ये फिक्स है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर निकालना है, करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर या रेजिस्टेंस, फार्मूला होता I बराबर E अपॉन आर, I बराबर E अपॉन आर। E की वैल्यू डाल दो ये वाली, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ये E नॉट अपॉन आर क्या बनता है, I नॉट। ये हम पढ़ चुके, बेसिकली कई जगह पढ़ चुके हैं। तो I बराबर आएगा, ये I नॉट हो गया, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आई करंट की इक्वेशन है। तो ये बहुत ही आसान है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इस सर्किट में जब रेजिस्टेंस होता है एसी सोर्स के साथ, तो एसी वोल्टेज की इक्वेशन ये होती है और करंट की इक्वेशन ये होती है। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, बोथ आर इन सेम फेज। देखो 1 और 2 से, इट इज क्लियर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 मतलब वोल्टेज और करंट की इक्वेशन देखनी, दैट when circuit contains what, contains only resistance, circuit contains only resistance, then current and voltage are in same phase, then current and voltage are in same phase। हमने पिछला जो वीडियो लेक्चर इसी पे बनाया है कि कैसे हम फेज देखते हैं, कैसे हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर जो लोग देख रहे हैं वो कल वाला मतलब पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, ठीक है ना। तो कोई फेज नहीं है, फेज डिफरेंस 0 है, वोल्टेज आर इन सेम फेज, दैट इज फेज डिफरेंस 0। तो जिस समय करंट मैक्सिमम होगी उसी समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा, जिस समय करंट 0 होगी उसी समय वोल्टेज भी 0 होता है। सेम फेज का मतलब तो यही होता है, हमने ऐसे बताया था, देखिए ऐसे करके, वापस सुन लो। ये मान लो वोल्टेज का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, वोल्टेज का या करंट का, मान लो किसी का ही मान लो। तो करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ ही चलेंगे। अगर मेरे पास कलर्ड चौक हो तो मैं, चलिए कोई बात नहीं, डॉटेड से बना देते हैं। ये लो, देखिए सेम फेज का मतलब ये हुआ, सेम फेज का मतलब ये हुआ, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस समय करंट, एक को करंट दे दो, एक को ई दे दो, एक को आई दे दो। ई और आई एक साथ हमने रिप्रेजेंट किए ओमेगा टी के साथ। ओमेगा टी कहो या थीटा को, एक ही बात है। ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, और बीच वाले निशान क्या होते हैं, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 के मल्टीपल्स होते हैं, याद रखना। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाई थी बड़े अच्छे। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखो दोनों साथ साथ चल रहे ना, जिस समय करंट मैक्सिमम उसी समय वोल्टेज मैक्सिमम, जिस टाइम पे करंट 0 उसी समय वोल्टेज 0, मतलब साथ साथ चल रहे, मतलब कोई भी आगे पीछे नहीं, कोई फेस डिफरेंस नहीं दिख रहा ना। ये देखो ओमेगा टी, ये देखो ओमेगा टी, तो डिफरेंस कितना हो गया, 0, तो साथ साथ चल रहे। इसी को हमने क्या बताया था, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम एक ही बात होती है, ज्यादा कंफ्यूजन मत पालिए दिमाग में। देखिए कैसे बताया था, ये एक्स एक्सिस है, ये सबसे पहले हमने ये E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी के लिए इक्वेशन मार दी हमने। ये ओमेगा टी हो गया, ये वेक्टर हो गया E नॉट, ठीक है ना। ये E नॉट है और यहां से अगर हम प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये कहलाएगा E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां से डॉट डाल दिया तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ठीक है ना। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है E और ये पीक वोल्टेज। अब हमने क्या बताया, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर भी I नॉट साइन ओमेगा टी। I के साथ भी तो एंगल ओमेगा टी है, तो यहीं पर I नॉट भी आएगा, यहीं पर I नॉट आएगा। अब I नॉट अगर ये है तो ये क्या हो गया,
आई, सेम फेज में है, सेम फेज में है। कई जगह तो ऐसे करके बनाया गया, इसको सर्कल में बना के ऐसे करके ऐसे दिखाया गया। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक लाइन खींच दो ई के लिए और फिर देखो आई ई के साथ है या आगे है या पीछे है। यहाँ साथ ही है तो जिस लाइन पे ई आएगा उसी लाइन पे आई आएगा। बस ये वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम हो गया और ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसके लिए? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्यों दोनों साथ साथ चल रहे हैं, आगे पीछे वाला कुछ मात्रा नहीं था तो सेम सेम चल रहा था, तो इसमें तो ज़्यादा है नहीं, ना कुछ एग्जाम में ज़्यादा आता है। अगला जो सर्किट पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, मतलब क्वाइल लगी होगी। अब तुम्हें पता ही, जब हम क्वाइल में करंट फ्लो करेंगे, करंट कौन सी? ऑल्टरनेटिंग। तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो टाइम के साथ वेरी होती है ना। और हमने पढ़ाया तुम्हें, जब क्वाइल में पास होने वाली करंट चेंज होती है तो क्वाइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? मेन सोर्स का ईएमएफ। आप करंट बढ़ा रहे हो तो बढ़ने नहीं देगा, घटा रहे हो तो घटने नहीं देगा। याद आया कुछ? तो चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा सर्किट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लें सर्किट को। प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यही फिक्स स्टेप है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। सर्किट नंबर 2, सेकेंड, प्योर इंडक्टिव सर्किट। जहां रेजिस्टेंस लगा है वहां पे आ जाएगा इंडक्टर, मतलब क्वाइल आ जाएगी। ये लो, ये एल, ये एसी सोर्स हटा दो, तो पता ही है ना ये एसी सोर्स का ही सिंबल है। देखो अब हम यहां पर क्या होगा, पहले हटा देता हूं। बहुत आसान है। देखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट में एल आ गया, इंडक्टर एल। ध्यान रखना, एल इंडक्टेंस का, इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल। एल की यूनिट ओम नहीं होती, एक्सएल होता है। हमने पिछला वीडियो लेक्चर कल बता दिया था। इसीलिए अब देखिए, जैसे ये एसी सोर्स यहाँ लगाएंगे, मतलब यहाँ पर जो पास होने वाली करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसके अंदर क्या डेवलप हुआ है? एक इंड्यूस ईएमएफ। फार्मूला क्या होगा? तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। याद करो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वाइल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? इस सोर्स के ईएमएफ का अपोज करेगा। ठीक है ना? तो चलिए, इन द फिगर या इन द सर्किट, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L is connected to AC source whose equation is given as E is equal to E naught sin omega t। ये फिक्स है, ये इक्वेशन फिक्स है। वन यहां लिखो या यहां लिख दो, ये लाइन फिक्स है कि सर्किट में एसी सोर्स से क्या लगा। अब जैसे ही एसी करंट इसमें पास होगा, एज एसी करंट पास थ्रू द इंडक्टर, एज ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट पास थ्रू इंडक्टर, देन due to change in flux, फ्लक्स में चेंज क्यों होगा? तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो टाइम के साथ चेंज होती है, और व्हेनेवर देयर इज चेंज इन करंट तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द क्वाइल को या इंडक्टर को इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन
dt, और ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, इस मेन ईएमएफ का अपोज करेगा, मतलब ये इसको घटाएगा, घटाने का प्रयास करेगा। या तो ऐसे समझ लो, या आप क्या करें, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं इस लूप में, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वोल्टेज ई हो गया, यहाँ वाला माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया, सिग्मा बी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 कर दिया। देखो आप सिंगल वाले सर्किट में याद रखिए कि वोल्टेज तो हमने फिक्स कर दिया, अप्लाइड वोल्टेज, करंट की इक्वेशन हमें निकालनी है। अब यहाँ पर जैसे ही कॉइल तुम्हारे दिमाग में आए तो पता चल जाएगा कॉइल के अंदर जो ईएमएफ बनता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो समझ में आ जाएगा यार डी आई अपॉन डी टी हमें मिल गया, इसका मतलब इंटीग्रल करने से हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। एक होता है ना पहचान कि हम क्या करें इसमें, भाई हम तो 25-30 साल से यही पढ़ा रहे हैं, हमें तो पता है, लेकिन तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि यहाँ आई कैसे निकलेगा। तो डी आई अपॉन डी टी से याद आ जाएगा कि डी आई हमारे पास है, तो इंटीग्रल करने से क्या आएगा, आई आएगा। हमें आई की इक्वेशन निकालनी है, तो चलिए इसको इधर उधर कर दो, तो ई बराबर हो जाएगा एल डी आई अपॉन, या ऐसे लिख दो डी आई अपॉन डी टी, कितना हो जाएगा, ई अपॉन एल, या ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, बस खेल खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें, डी आई अपॉन ई, मतलब डी आई बराबर ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, डी टी इधर भेज दिया, इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रेटिंग, या डी आई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रल करना है, डी आई का इंटीग्रल आई, ई नॉट अपॉन एल क्या है, कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी और अपॉन में ओमेगा और आएगा। इस टाइप से आपको इक्वेशन मिलेगी। अब देखिए दूसरी बात, पहली बात हमने क्या बताई कि प्योर कैपेसिटिव हो चाहे प्योर इंडक्टिव हो चाहे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, हमें आई की इक्वेशन निकालनी है। रेजिस्टेंस में तो आई बराबर सीधा सीधा आ गया था ई अपॉन आर, इंडक्टर के केस में डी आई का इंटीग्रल करने से हमें आई मिल गया। फिर हम क्या करते थे, ई की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई की इक्वेशन भी इसी टाइप की निकालेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वोल्टेज आगे है या करंट आगे है। तो चलिए यहाँ पर आइए, पहले इसको ऐसे लिखिए, आई बराबर ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, देखो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब यार वोल्टेज के साथ साइन ओमेगा टी है, करंट के साथ कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, जहां कॉस ओमेगा टी है तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी कर दो। हम क्या बता रहे हैं, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन 90 माइनस, ध्यान से सुनना, अब हमारे पास माइनस यहां लगा है, तो हम जब माइनस अंदर ले जाएंगे तो यार ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी वापस साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी था, तो हमने बताया इसको माइनस छुपा लो, ये माइनस अंदर अंदर कर लो। हमने भी क्या बताया, कॉस ओमेगा टी है, कॉस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, अब माइनस आगे लगा तो माइनस आगे जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा माइनस 90 हो गया ना, तो थीटा माइनस 90 हो गया ना, तो ये आई की इक्वेशन। अभी इधर ध्यान दो, आई बराबर ये क्या है, वोल्टेज, ये क्या होगा, कोई रेजिस्टेंस होगा, ध्यान से समझिए, हम इसको क्या लिख रहे हैं, इधर मैं हटाना चाहता हूं, ये आप पॉज कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है ना, और कुछ लिखना है। देखो अब हम इसको यहां लिख रहे हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब ये है, हमने यहाँ आई नॉट लिख दिया, इसकी जगह आई नॉट लिखा हमने पूरी जगह, तो वेयर आई नॉट इक्वल टू
ई नॉट अपॉन, तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये ओमेगा एल क्या है? रेजिस्टेंस है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तभी करंट लिखा है यहाँ पर। ये वोल्टेज और ये क्या है? रेजिस्टेंस। अब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब सर्किट में एल लगा होता है तो एल के कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम आर नहीं कहते हैं, एक्सएल कहते हैं। ये हो गया ई नॉट अपॉन एक्सएल, मतलब ओमेगा एल की वैल्यू क्या होती है? एक्सएल। मतलब एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो समझ लें। करंट का इंटीग्रल किया डीआई का तो हमें आई की इक्वेशन मिल गई। उस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा, आई नॉट यहाँ बनाया हमने। आई नॉट बनाने का मतलब ई नॉट के नीचे जो लिखा है ओमेगा एल वो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ रेजिस्टेंस आर नहीं होता है, एक्स होता है। और एल के कारण ये एक्स इंटू एल नहीं है, ये एक्स एल है। मतलब ये एक ही टर्म है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। दैट इज एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ। एक्स एल बराबर हो गया 2 पाई एफ एल। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा, करंट फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर हम ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का किसके साथ? एक्स एल का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। एफ बढ़ाते जाओगे एक्स एल का वैल्यू बढ़ता जाएगा। चलिए खैर, ये तो बात थी एक। हमने क्या किया? ई की इक्वेशन फिक्स थी, ई बराबर इसके बराबर कर दिया। देखो, चाहे तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं तो भी आपके समझ में आ जाएगा, और अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वोल्टेज इसका अपोज करेगा, तो अपोज करवा दिया। अपोज करवाने का मतलब माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। तो ई बराबर ये हो गया, यहाँ से मिल गया डी आई, डी आई का इंटीग्रल कर दिया, आई हो गया। इक्वेशन को सेट करना था डिफरेंशियल के बाद, इंटीग्रल के बाद सॉरी हमें कॉस आया, लेकिन हमें यहाँ साइन ही चाहिए था, क्योंकि साइन को साइन ऐसा तो नहीं आंख का कंपेरिजन ना कर दो कि मेरी ये आंख इससे आंख से भाई, ये आंख है ही नहीं भाई मेरे। तो इसलिए हमने इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ करंट बनाया। मतलब ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की जगह ओमेगा एल है। तो अपने को याद ये रखना है यहाँ पर कि जब सर्किट में एल लगा होता है तो रेजिस्टेंस होता है एक्सएल, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, हमेशा से पढ़ते आए। ये बन गया। अब वही काम करो, 1 और 2 को देखिए, कौन आगे है कौन पीछे है, देख के बताइए। नहीं दिख रहा? हमें दिख रहा। ये वोल्टेज की इक्वेशन है और ये करंट की इक्वेशन है। करंट जो है ना π/2 पीछे है। देखो, वोल्टेज में ओमेगा टी, करंट में ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब करंट π/2 पीछे है। तो देखिए बना देते हैं ग्राफ। It is clear from equation 1 and 2 that, देखो लिखने का फॉर्मेट यही है जो मैं लिख रहा हूं, यही कैपेसिटर में ऐसे यही स्टेप्स लिखने हैं कि पहले क्या निकालना है, फिर क्या निकालना, फिर क्या लिखना है। ये चीजें फिक्स हैं लैंग्वेज। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 that when circuit contains, ये मैंने रेजिस्टेंस में लिखा था, सर्किट contains what? Only inductor, then current lags behind the voltage by π/2। करंट वोल्टेज से π/2 पीछे है, या करंट से वोल्टेज π/2 आगे है, ऐसे लिखो। और वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2। या तो ये कह दो वोल्टेज से करंट π/2 पीछे है, या करंट से वोल्टेज π/2 आगे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ग्राफ पे बना देते हैं, देखिए बहुत आसान है, एक ही ग्राफ पे
P and I। पूरे AC चैप्टर में यही नौटंकी करनी है। अब हमने इस ग्राफ को मान लिया फिक्स कर दिया कि ये P का है। अब I पीछे है, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया पीछे है तो नीचे से जाएगी, आगे है तो ऊपर से आएगी। कितना आगे पीछे है? π/2 है। ये बीच वाले जो निशान होते हैं ना, ये वाले, ये π/2 के मल्टीपल होते हैं। पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखना, ये π/2 के मल्टीपल होते हैं। I पीछे है तो I नीचे से जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके। ऐसे करके ये I का ग्राफ बन गया। I पीछे मतलब नीचे से जाएगी। कितनी है? π/2। तो π/2 पे आप कटाते हुए चले जाओ। ये एंगल π/2, ये एंगल π/2 है। ये π/2, ये वाला एंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक का π/2, और ये π/2, ये π/2, ये π/2, ये π/2 का एंगल है। समझ गए ना? ये ओमेगा टी है। तो एक तो होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम भी बना देते हैं। इधर वाला पोर्शन हटाते हैं हम, तो हम वेक्टर डायग्राम बना देते हैं, या हम बताओ तो यही बनाते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ बनाते हैं वेक्टर डायग्राम। हटा दें, नोट कर लेना भाई। तो चलिए वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। देखो वेक्टर डायग्राम मैंने कल क्या बताया था? x बाई E बराबर E0 फाइंड हो गया। E को फिक्स कर लो, ये हो गया E0, ये हो गया ओमेगा टी। अब हम मान लो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रोटेशन जो है ना वो इस तरह से है, हम ऐसे रोटेट हो रहे हैं। अब E से I पीछे है, ये तो E का वेक्टर हो गया ये वाला। I पीछे कितना? पीछे π/2, ये I0 हो गया। देखो इस वेक्टर से ये E π/2 आ गया, देखो ना, या E से π/2, क्यों? हमारा रोटेशन यूं है तो इससे ये चीज पीछे है ना I/2, तो ये हो गया आपका ये 90 का एंगल है ना π/2। ये नीचे वाला नहीं, ये पूरा π/2 है। E से I ये π/2 पीछे, ये लो। तो ये वेक्टर डायग्राम हो गया आपका। E से I π/2 पीछे। तो इतने काम करने होते हैं। सर्किट में क्या लगा है? इंडक्टर लगा, इंडक्टर लगाओ, वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, करंट की इक्वेशन निकालो, करंट वोल्टेज को कंपेयर करो, कौन आगे है कौन पीछे है, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इतने काम आपको करने होते हैं सर्किट में। तो ये दो सर्किट हुए। अब तीसरा सर्किट है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मैंने कहा ना आज जो सर्किट्स होंगे वो सिंगल सिंगल वाले होंगे, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिक्स्ड लेके आएंगे कंपोनेंट, LR होगा, LC होगा, CR होगा, LCR होगा, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा सर्किट आएगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, भाई लगा दो कैपेसिटर, ये लो सर्किट नंबर 3। सर्किट नंबर 3 प्योर कैपेसिटिव। अब सीधा सा यार यहाँ पर भी रटी रटाई सी लैंग्वेज है कि सर्किट में ये लगा, इसकी इक्वेशन वोल्टेज की, मतलब यहाँ तक तो फिक्स है। ये बोर्ड छोटा है नहीं तो हम रफ नहीं करते हैं और हम आपको एडिट करके बताते हैं इसमें ये चीज चेंज कर दो, मतलब बिल्कुल सेम है, इसलिए आप परेशान ना हो ज्यादा। आपकी कॉपी में तो रफ नहीं है ना, सब कुछ दिख रहा है, तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी आपने? इन द सर्किट प्योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द AC सोर्स हुज इक्वेशन इज गिवन बाय, लिख दी इक्वेशन हमने। अब देखिए ये तो फिक्स है, हमने क्या बताया था, हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें करंट निकालना है।
प्योर कैपेसिटर में तो बड़ा दिक्कत आ रही है, अब समझ नहीं आ रहा है। आप पढ़ चुके हो, जैसे ही कैपेसिटर को हम एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होगा। कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा? चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये लाइन तो फिक्स है। जैसे इंडक्टर में आपने लिखा था कि इन द सर्किट प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड विद द एसी सोर्स हुज इक्वेशन इज गिवन एज E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो वो लाइन यहां पर भी लिखना है कि प्योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स हुज इक्वेशन इज गिवन एज E बराबर E नॉट। यहां तक तो फिक्स है। इक्वेशन नंबर 1 तक तो फिक्स लाइन लिखनी, बस लाइन फिक्स का मतलब ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस लिखना, इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस लिखना, कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस लिखना है, वो फिक्स है। इक्वेशन नंबर 1 समझ गए ना? ऐसा मत करना ये आपने कहा सेम लिखना, तो यहाँ पर भी कंसीडर इंडक्टर, अरे इंडक्टर नहीं, अब कैपेसिटर कर दो उसकी जगह, बाकी सब सेम है। अब चलिए चार्ज कितना होगा? चार्ज का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर CV। Q बराबर CV, वोल्टेज जगह क्या जगह E, वोल्टेज तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमने E नाम दिया ना, रटना मत E देना, कहीं वो लोग V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी करते हैं, लेकिन हमने वही पुराना ट्रेडिशन लिया है जो हमने EMI में किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो चलिए Q बराबर CE, तो ये जगह C E की वैल्यू डाल दो। अब तो यार आपका दिमाग चलना चाहिए कि हमारे पास चार्ज है और हमें क्या निकालनी? करंट। तो चार्ज का डिफरेंशियल कर दो, I बराबर क्या होता है? dQ अपॉन dt। वहां हमने इंडक्टर में हमारे पास DI मिल गया था, क्या मिल गया था? DI, तो उसका इंटीग्रल करके I निकाल लिया था। अब हमें यहां पर Q मिल गया, तो I बराबर क्या होता है? dQ अपॉन dt। thus current of the circuit I बराबर dQ अपॉन dt। चार्ज का डिफरेंशियल कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी? करंट मिल जाएगी, बस खत्म फिर, अब कुछ बचा ही नहीं। तो I बराबर देखिए d अपॉन dt, Q की वैल्यू क्या है? यही तो है Q, कर लो डिफरेंशियल, C E नॉट तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब देखो, अब आई की इक्वेशन जो आती है उसको हमें सेट करना पड़ता है, किस फॉर्म में? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। तो चलिए यहां पर पहली चीज यहां ये है, ई नॉट तो हमें रखना ही है, ये ओमेगा सी है, ये ओमेगा सी है और ये कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख दिया। अब पहला काम ये कॉस को हटाओ, साइन लाओ। देखो बायोलॉजी वाले याद कर ले, मैथ्स वालों को आता है कि पिछले वाले डेरिवेशन में प्योर इंडक्टिव के केस में यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी था, माइनस था ना, तो हमने लिख दिया था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ माइनस नहीं तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी प्लस, और यहाँ जब माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दिया था। अब आ जाओ ई नोट, ये रहा ई नोट। अब हमें तो ई नोट के नीचे कुछ होगा, वो रेजिस्टेंस होता ना यार, ई नोट के नीचे जो है वो रेजिस्टेंस, तभी तो ई नोट अपॉन रेजिस्टेंस जगह हम आई नोट लिख देते हैं ना लपेट के, तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो बना लो ये ओमेगा सी इसके साथ इनटू में ना, इसको ऐसे लिख दो अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इसमें क्या दिक्कत है? बात तो वही है, ये 1 अपॉन ओमेगा सी का मतलब ओमेगा सी यहीं पर है। अब हो गया काम। अब देखो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख रहे हैं? आई नॉट, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर दे दो 2। हियर आई नॉट किसकी जगह लिखा? ई नॉट अपॉन 1 अपॉन, इसका मतलब यहां रेजिस्टेंस की जगह क्या आया? 1 अपॉन ओमेगा सी। ई नॉट के नीचे वही तो रेजिस्टेंस है भाई, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा तभी तो ये करंट लिखा ना भाई, इसकी जगह हमने करंट लिखा तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या है? 1 अपॉन ओमेगा सी।
इससे पिछले वाले रेजिस्टेंस जगह क्या था ओमेगा एल, जिसको हमने नाम दिया था एक्स एल। तो यहां पर हो जाएगा ई नॉट अपॉन एक्स सी। कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम नाम देते हैं एक्स सी, मतलब ये चीज है एक्स सी, दैट इज एक्स सी इक्वल टू नॉट ओमेगा सी, एक्सएल ओमेगा एल था, एक्स सी क्या आया 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। और एक्स सी का नाम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, एक्स सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हमने पिछले वीडियो में अलग से सब बता दिया था, इसलिए हम इस पे अब फोकस नहीं कर रहे हैं। प्योर इंडक्टर वाला सर्किट था, वहां पर रेजिस्टेंस आया था एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। यहां आया एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 1 अपॉन मतलब एक्स सी जो है, एक्स सी हटा देता हूं यहां से, ये हटा रहा हूं मैं, पॉज करके लिख लो, कर लिया। चलिए मतलब एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एक्स सी के साथ बनाया जाए तो वो ऐसे आएगा। एक्सएल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखो ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्स सी की वैल्यू घटेगी। अब वहीं पर आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, यहां पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, करंट जो है ना पाई बाई 2 आगे है। इट इज क्लियर फ्रॉम 1 and 2 that current leads the voltage, current leads the voltage by pi by 2, या वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाई 2। समझ गए ना, करंट लीड कर रही है। वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी फिक्स है। करंट की इक्वेशन आई I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस करंट आगे है ना, बना लो, दो ही चीजें बनाते हैं, एक ग्राफ और एक वेक्टर या फेजर डायग्राम। इसको हमने E नाम दे दिया, ये पाई बाई 2 के निशान बीच वाले होते हैं। अब करंट आगे है, मैंने कहा आगे है तो ऊपर से लाओ भाई, ऊपर से लाओ, ऐसे करके ऊपर से लाओ और पाई बाई 2 पे कटाते जाओ, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ना। ये ग्राफ किसका हो गया, ई का, आई का, पाई बाई 2 आगे, ये एंगल पाई बाई 2 है, यहाँ वाला पाई बाई 2 आगे है, ऊपर से आ रही है ऐसे करके। उसमें करंट पीछे थी तो नीचे से ले गए थे। ये सारी मैंने कहा ना, पिछला वीडियो लेक्चर कल वाला जो है वो जरूर देख लेना, उसमें सारा कुछ ही बताया गया। अब आता है वेक्टर डायग्राम, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या फेजर डायग्राम। आ जाओ, अभी जो बताया था वही बना रहा हूँ वापस में। लाइन बना दिया, एक्स एक्सिस और वोल्टेज को फिक्स कर दो। ये वोल्टेज है ई नॉट, हमने कहा हम घूम तो ऐसे ही रहे हैं, तो वोल्टेज से करंट आगे है, आगे है मतलब आगे ले जाओ, कितनी आगे, पाई बाई 2, 90 का एंगल बनाओ, देखो बन गया 90 का, ये आई नॉट हो गई। ये कितनी आगे देखो, पाई बाई 2, ये आपका ओमेगा टी। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी के साथ ई नॉट बना दिया, और ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे, पाई बाई 2 इसके आगे खींचो, 90 हुई है, पाई आएगा। समझ गए ना, देखो ना, ई से आई आगे है पाई बाई 2, तो आगे बना दिया। तो कहने का मतलब, नोट कर लें इसको, एसी सर्किट, मैंने कहा ना इससे सरल चैप्टर कुछ नहीं है। आपको यहाँ ना तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन करनी है और ना ज्यादा कोई माथापोड़ी है। स्मूथली चैप्टर चलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा, बशर्ते आप रेगुलर वीडियो लेक्चर देखें। तो अगर रेगुलर नहीं देखेंगे और पता ही नहीं चलेगा ये क्या बन रहा, सांप बना दिए, कौन आगे कौन पीछे,
इसके लिए पिछला वीडियो लेक्चर हमने डाला अलग से, 35 मिनट का अलग से वीडियो लेक्चर इस बात के लिए बनाया कि रिएक्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, तो कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अलग से वीडियो लेक्चर में दी हैं आपको, आप उसको देखिए, समझ गए ना। तो चलिए आज जो हमने लिया था एसी सर्किट्स में, एसी सर्किट्स का पहला पार्ट था आज, जिसमें हमने पढ़ा प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट। इनके रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या रिजल्ट था? जब सर्किट में रेजिस्टेंस लगा था तो करंट और वोल्टेज एक ही लाइन पे थे। जब सर्किट में इंडक्टर लगा था तो वोल्टेज से करंट पीछे थी। जब सर्किट में कैपेसिटर लगा तो वोल्टेज से करंट आगे है। ये रिजल्ट याद रख पाओगे तो आगे वाले सर्किट पढ़ पाओगे। भाई जैसे हम पढ़ेंगे अगला सर्किट, मान लो एल आर, तो एल के केस में ई और आई में क्या रिलेशन है, ये लिखा है, सॉरी ये सी का है, इससे पहले एल था। आर के केस में ई और आई में क्या रिलेशन होता है, कौन आगे पीछे, तो ये रिजल्ट हमें वहां यूज लेने पड़ेंगे ना। तो इसलिए कहता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको सीक्वेंस में ही देखने हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो लेक्चर। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया है, नहीं किया तो आप इसको पॉज कर लें, वीडियो को नोट कर लें। अगला वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें नेक्स्ट सर्किट्स होंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एल आर, सी आर या एल सी आर, देखते हैं कितना कवर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चैनल पे जो लोग नए हैं, मैंने पहले बता दिया, सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।